हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू जोसा काउंसलिंग। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कन्फ्यूजन पॉइंट्स हैं उनको एड्रेस करेंगे। इसमें वो पॉइंट्स जो कि स्टूडेंट्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं रेगुलरली और जिन पॉइंट्स पर उनको कन्फ्यूजन है उनको भी इंक्लूड किया गया है, प्लस जो जोसा की तरफ से ऑफिशियल एफएक्यूज की जो लिस्ट रिलीज़ करी गई है उसमें से जो मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल है और उनको जो ध्यान रखने वाली बातें, तो वो जो ऑफिशियल लिस्ट रिलीज़ हुई है एफएक्यूज की, प्लस जो डायरेक्टली हमें कांटेक्ट करके स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उनको कंबाइन करके हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट्स। वो जो लिस्ट है वो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे अपन एक एक करके और इन सब में जो भी कन्फ्यूजन है होपफुली वो क्लियर हो जाएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, अगर मैंने चॉइसेस जो हैं वो लॉक कर दिए, ठीक है, लेकिन लॉक करने के बाद वापस आई हैव चेंज्ड माय माइंड कि मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो कैन आई डू दैट? क्या वो अलाउड है कि नहीं? क्योंकि लॉक करने के बाद यूजुअली एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि लॉक मतलब फुल एंड फाइनल। तो इसमें एक सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है कि येस, अनलॉकिंग इज अलाउड। लॉक करने के बावजूद आप अनलॉक कर सकते हैं बिफोर डेडलाइन ओनली। ऑब्वियसली वो जो डेडलाइन है ना, फाइनल डेडलाइन जो 11 जून के शाम के 5 बजे की, उस डेडलाइन से पहले ही आप कर सकते हो, लॉक करने के बावजूद अनलॉक कर सकते हो। बट उसके लिए क्या करना होगा, आपको जोसा के ऑनलाइन पोर्टल पर जाके एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। वहीं पर आपको मिल जाएगा, जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपने रजिस्टर किया है जहाँ पे चॉइसेस भरी हैं, वहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टू रिक्वेस्ट अनलॉक। जब आप वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ओटीपी भेजा जाएगा, आपके मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल एड्रेस जो है रजिस्टर्ड, वो दोनों ओटीपी अगर आप डालेंगे उसके बाद जो है वो आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेट होगी और आपकी चॉइसेस जो है वो वापस अनलॉक हो जाएंगी एंड यू कैन अगेन री अरेंज योर चॉइसेस और चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। बट ये सब कुछ तभी अलाउड है डेडलाइन से पहले, वो जो फाइनल डेडलाइन है ना उससे पहले। अब वो डेडलाइन निकल चुकी है तो ये सब कुछ जो है वो, ये सारी बातें जो है वो लागू नहीं होती हैं। डेडलाइन निकलने के बाद आपने लॉक किया हो चाहे नहीं किया हो, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, करेक्ट। और उसके बाद डेडलाइन निकलने के बाद ये रिक्वेस्ट वगैरह सबमिट करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज देन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज द चॉइस फिलिंग डेडलाइन इज ऑलरेडी ओवर, नाउ एम आई अलाउड टू मेक एनी चेंजेस। जैसा कि मैंने कहा, सेकेंड पॉइंट वही कि वो जो प्रोसेस था दैट वाज ओनली इफ वो डेडलाइन नहीं गुजरी है, ठीक है। डेडलाइन गुजर चुकी है, जो फाइनल डेडलाइन थी सबमिट करने की, तो वो डेडलाइन के बाद आप कोई ऑर्डर में चेंज नहीं कर सकते, फुल एंड फाइनल हो चुका है। नो ओटीपी, नो रिक्वेस्ट, नथिंग। नेक्स्ट इज, कैन आई चेंज माई चोजन ऑप्शन फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड? इसका जवाब क्या लिखा है अपन ने? पार्शली येस, ठीक है। नॉट ऑलवेज, देर आर स्पेशल केसेस जो कि मैंने जो पूरा ओवरव्यू वीडियो था उसमें भी आपको एक्सप्लेन किया था। अपन सिस्टमैटिकली अपन शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम जब आपको सीट अलॉट हुई थी एंड यू चोज द ऑप्शन ऑफ फ्लोट, ठीक है, तो फ्यूचर राउंड्स में जब आपको सीट अपग्रेड मिलती है या वही सीट मिलती है जो भी, तो किसी भी राउंड में अगर आपने पहली बार जब सीट एक्सेप्टेंस करा था तो आपने विलिंगनेस में फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करा था, तो उस फ्लोट ऑप्शन को फ्यूचर राउंड्स में आप स्लाइड या फ्रीज में चेंज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट राउंड ये लिखा ना, अलाउड ड्यूरिंग ऑल राउंड्स एक्सेप्ट द लास्ट। लास्ट राउंड में कोई चेंज वेंज नहीं होता, जो सीट मिल गई वो फुल एंड फाइनल है, ऑटोमेटिकली फ्रोजन है वो तो, ठीक है। तो लास्ट राउंड से पहले अगर आपने कभी भी जब सबसे पहली बार सीट एक्सेप्ट करी थी और उसमें आपने फ्लोट सेलेक्ट किया था तो यू कैन चेंज इट टू स्लाइड और फ्रीज। अगर सबसे पहली बार जब सीट मिली थी तब आपने स्लाइड सेलेक्ट किया था, देन द ओनली ऑप्शन दैट यू कैन शिफ्ट टू इज फ्रीज। आप फ्रीज पे शिफ्ट हो सकते हो, फ्लोट पे शिफ्ट नहीं हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट मिलने पर ही अगर आपने फ्रीज सेलेक्ट कर लिया था, देन ऑटोमेटिकली यू ऑब्वियसली नो कि वो सीट फुल एंड फाइनल हो चुकी है, नो चेंज, फर्दर चेंजेस आर पॉसिबल, ठीक है। आई गॉट अ सीट एलोकेटेड बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जो सीट मुझे मिली है किसी भी राउंड में पहली बार, वो सीट मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो और बेटर में इंटरेस्ट है कि इससे ऊपर कुछ मिले तो आई एम विलिंग टू टेक दैट सीट, ठीक है। आई वॉन्ट टू वेट फॉर फर्दर राउंड्स, डू आई नीड टू डू एनीथिंग नाउ? कि ये सीट तो नहीं चाहिए मेरे को, तो आगे वाले राउंड्स में कुछ और बेटर मिलता है तो वो चाहिए। आगे वाले राउंड्स में कुछ बेटर चाहिए तो भी अभी जो सीट मिली है उसका सीट एक्सेप्टेंस वाला जो प्रोसीजर है पूरा वो कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आप आगे वाले राउंड्स के लिए कंसिडर करे जाओगे। दिस शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। आप आगे वाले राउंड्स में अगर ये सीट से अपग्रेड नहीं मिलता है तो यू कैन विदड्रॉ, बट आगे वाले राउंड्स के लिए कंसिडर होने के लिए भी आपको अभी जो सीट अलॉट हुई है उसके लिए सीट एक्सेप्टेंस वाला पूरा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा।
वो जो विलिंगनेस शो करनी है वो एक्सेप्ट सीट एक्सेप्ट करके फ्रीज फ्लोट स्लाइड में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना, ये जो प्रोसेस है ना ये करना ही होगा, तभी फ्यूचर में अपग्रेड के लिए कंसिडर किया जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट अपग्रेडेड और आपको ये सीट नहीं चाहिए देन ऑब्वियसली यू हैव द ऑप्शन ऑफ विड्रॉल। Now next question is, I was allocated a seat in a previous round. Now I got a better seat. Can I go back to the previous seat? मुझे एक सीट मिली थी, मान लो जो फर्स्ट टाइम मेरे को किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई, फ्यूचर राउंड में मेरे को एक अपग्रेडेड सीट मिल गई, ठीक है, अपग्रेडेड मतलब मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर थी, क्लियर है। लेकिन अब आई हैव चेंज्ड माई माइंड, नहीं मेरे को तो इससे बेटर जो पहले मिल रही थी वही चाहिए, देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक, ठीक है। अगर आपने फ्यूचर राउंड्स में पार्टिसिपेट किया है, आपने फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो देयर इज अ चांस ऑफ अपग्रेड, आपको ऊपर वाली चॉइस मिल गई, दैट मीन्स प्रीवियस चॉइस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो चुकी है, अब उस पर रिवर्ट बैक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, दिस शुड बी वेरी क्लियर। अगर आपको डर है इस बात का कि नहीं इसके ऊपर की कोई ऐसी चॉइस मिल सकती है जो मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए, जो मिल रही है उससे बेटर तो वही है, तो द ओनली ऑप्शन विदाउट टेकिंग एनी रिस्क दैट यू हैव इज कि या तो आप फ्रीज कर लो या फिर स्लाइड कर लो। अगर वो जो चॉइस जो नहीं चाहिए वो दूसरे कॉलेज की है तो आप स्लाइड कर सकते हो, जिससे कि कम से कम सेम कॉलेज में कोई बेटर प्रेफरेंस मिली तो वो ही मिलेगी, वो जो रिस्क वाला फैक्टर है जो नहीं चाहिए दूसरे कॉलेज में सीट वो नहीं मिलेगी। सो ये केयरफुली ध्यान रखना है अपने को कि अगर कोई अपग्रेडेड सीट मिल गई तो प्रीवियस ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है और आप वापस नहीं जा सकते। मैंने अपनी सीट IIT ISC में से किसी एक में मिल गई थी, उसको कंफर्म कर दिया था, लेकिन जो फ्यूचर राउंड्स है उसमें मेरे को NIT प्लस सिस्टम में कोई प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर मैंने चॉइस भरी थी वो मिल गई, तो डू आई नीड टू रिपोर्ट अगेन ऑनलाइन? तो ये जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है ना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग को कंफ्यूज नहीं करना है, वही सीट एक्सेप्टेंस वाला प्रोसीजर है। आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड से सेलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो, वही आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर इस IIT ISC में से अपग्रेड होके अगर मान लो फ्यूचर राउंड्स में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में अपग्रेड होकर NIT प्लस सिस्टम में कोई सीट मिलती है तो क्या मुझे फिर से वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला प्रोसीजर करना है? तो उसका आंसर है येस, बट इसमें आपको पूरा वो सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह सब कुछ दोबारा नहीं पे करना होता, ठीक है। फ्रीज फ्लोट या स्लाइड ऑप्शन जैसा कि मैंने बता चुका हूं आपको कि एक बार मिलने के बाद फ्यूचर राउंड्स में आप क्या चेंजेस कर सकते हो वो कर सकते हो, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर चुके हो। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाली बात। तो क्या होता है कि जब आप इससे इसमें शिफ्ट होते हो, और अगला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले NIT प्लस सिस्टम में सीट अलॉट हुई और बाद में IIT या IISc में सीट अलॉट हुई, तो ये दो डिफरेंट सिस्टम्स है ना, IIT ISc एंड NIT प्लस। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जब शिफ्ट होते हैं कि हमारी सीट चेंज हुई है, दूसरे सिस्टम में अलॉट हुई है, तो डबल फिर से वेरिफिकेशन होता है इस सिस्टम द्वारा आपके डॉक्यूमेंट्स का, और हो सकता है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्वेरी रेज हो, वो बोलें कि हमको ये एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बोल सकते हैं कि हमको जब आपने इसके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो इनके डॉक्यूमेंट की लिस्ट में JEE मेन का एडमिट कार्ड नहीं था, रिक्वायर्ड नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आपको फ्यूचर राउंड में इसमें सीट मिल गई, इसमें JEE मेन का एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड है, तो आपको क्वेरी आ सकती है कि प्लीज़ अपलोड JEE मेन एडमिट कार्ड, JEE मेन 2026 एडमिट कार्ड। तो उस क्वेरी का रिप्लाई करना है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली वाइस वर्सा कि आपको पहले NIT प्लस सिस्टम में सीट मिली थी, बाद में इसमें सीट मिली है, करेक्ट, तो वो डॉक्यूमेंट इस सिस्टम में वापस से वेरीफाई होंगे, फिर उनको अगर कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो वो क्वेरी रेज करेंगे और उस क्वेरी का रिप्लाई करना है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये इसका मतलब है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग फिर से करने का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी? स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी इज द कोड ऑफ द स्टेट जहां से आपने पहली बार क्लास 12 का एग्जाम दिया था, ठीक है। फर्स्ट अपीयर्ड इन क्लास 12th एग्जाम। कई बच्चे क्या है कि 12 का एग्जाम दोबारा देते हैं फॉर इंप्रूवमेंट वगैरह, तो पहली बार जहां से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया था, दैट इज उस स्टेट का जो कोड है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी। ध्यान रखना है अपने को। ये ऑब्वियसली NIT प्लस सिस्टम के लिए वैलिड है, क्यों? क्योंकि उन कॉलेजेस में स्टेट कोटा भी होता है और एक सेंट्रल जो है वो कोटा भी होता है। तो वो स्टेट कोटा में आपको कौन से स्टेट के लिए आप एलिजिबल हो, कौन से स्टेट में स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल हो, वो डिसाइड होता है स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी से। क्लियर है? और क्लास 12 की जो मार्कशीट मानते हैं वो इसी के लिए होता है कि क्लास 12 की मार्कशीट से भी पता चल इस्टेब्लिश हो जाता है कि आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो आपने भरा है वो मैच होता है कि नहीं, वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। What happens if my category documents are found to be invalid during verification?
फॉर एग्जांपल ओबीसी एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कोई भी कैटेगरी है जो कि ओपन कैटेगरी के अलावा दूसरी कैटेगरीज है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो, जो आपको सीट मिली है, तो कैटेगरी रैंक के थ्रू एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली वो कैटेगरी का प्रूफ अपने को देना होता है, सर्टिफिकेट। अब वो सर्टिफिकेट अपलोड करते समय सपोज वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो इनवैलिड माने जाते हैं, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड माना जाता है, तो क्वेरी रेज होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें लिखा है ना कि मल्टीपल सिनेरियोज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनवैलिडिटी, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड, कैटेगरी टैग चेंज्ड और सीट कैंसल्ड, दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है, इफ नॉट विलफुल फॉर्जरी एंड कैंडिडेट क्वालिफाइज फॉर ओपन सीट। इससे पहले मैं आपको एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन बता देता हूँ। जब आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड मिलता है तो उसमें दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस कि अगर उनको लगता है कि नहीं जानबूझ के फोर्जरी करी गई है, मतलब एक नकली सर्टिफिकेट बनाकर अपलोड किया गया है, तो आपको उसी समय आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाती है और आपको फ्यूचर राउंड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, नॉट इवन इन ओपन कैटेगरी। मतलब वो जो जनरल CRL कॉमन रैंक लिस्ट में जो कैटेगरी आती है ना, ओपन कैटेगरी, उसके थ्रू भी आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा अगर उनको ये लग गया कि ये जो सर्टिफिकेट है ये जानबूझ के गलत सर्टिफिकेट बनाकर अपलोड किया गया। उस केस में वहीं आपको जो सीट अलॉट हुई है दैट विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस और आप एडमिशन कहीं पर भी नहीं ले सकते। सेकंड केस जहां पर ये दिखता है कि नहीं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि एक गलत सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोशिश करी गई हो, बट सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक है, कोई वैलिडिटी जो डेट ऑफ इशू है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का नहीं है, या फिर वो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, कुछ भी इस टाइप का। उस केस में क्या होता है कि आपसे जो है वो आपकी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको OBC NCL कैटेगरी में कोई सीट मिली एंड यू हैव ऑल्सो क्वालिफाइड इन ओपन कैटेगरी, ठीक है। ओपन कैटेगरी में भी आपको रैंक मिली और OBC NCL कैटेगरी में भी। अब आपको पहली बार जब सीट मिली तो आपकी OBC NCL कैटेगरी में जो रैंक थी उसके अकॉर्डिंग मिल गई। आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया, दैट सर्टिफिकेट इज फाउंड टू बी इनवैलिड, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि आपको ओपन कैटेगरी के लिए अगर आप क्वालिफाई हुए हो, आपको रैंक मिली है, तो ओपन कैटेगरी के लिए फ्यूचर राउंड्स में कंसिडर कर लिया जाएगा कि आगे वाले जो राउंड्स है अगर बचे हैं कुछ, तो आगे वाले राउंड्स में आपको ओपन कैटेगरी में इंक्लूड करके ओपन कैटेगरी से जो आपको सीट मिल सकती होगी वो आपको अलॉट करी जाएगी एंड देन नॉर्मल प्रोसेस जैसे कंटिन्यू होता है वैसे कंटिन्यू हो जाएगा। सिमिलरली फॉर अदर कैटेगरीज ऑल्सो, OBC NCL का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, SC ST कोई भी है, तो सपोज SC ST कैटेगरी में हुआ और आपका वो कैटेगरी सर्टिफिकेट इनवैलिड मिल जाता है, तो आपकी अगर ओपन कैटेगरी में भी कोई रैंक आई थी, अगर रैंक ही नहीं आई थी तो फिर तो आपकी जो सीट मिली है वो कैंसिल हो गई और आपको फ्यूचर राउंड्स में भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू डिड नॉट क्वालिफाई JEE एडवांस्ड इन ओपन कैटेगरी, करेक्ट। तो JEE एडवांस्ड और JEE मेन आपने ओपन कैटेगरी में, JEE मेन में तो ओपन कैटेगरी में आपको रैंक तो मिली होगी तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन JEE एडवांस्ड में ओपन कैटेगरी में अगर रैंक ही नहीं आई है तो फिर IITs एंड IISc की चॉइस आप नहीं भर सकते फ्यूचर राउंड्स में। तो इन तीनों कैटेगरी का सिंपल सा रूल है कि इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट इनवैलिड मिलता है तो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ओपन कैटेगरी, प्रोवाइडेड आप ओपन कैटेगरी से जो रैंक है आपकी उसके बेसिस पे आपको कोई सीट मिल रही हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है सर्टिफिकेट बट इनवैलिड। अब ये जो PWD वाली बात लिखी हुई है इसमें ये होता है सिंपल कि सपोज आप इस कैटेगरी के साथ साथ PWD कैटेगरी में भी आते हो, तो OBC NCL PWD, SC PWD, ST PWD, इस कैटेगरी में अगर आप आते थे और आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया PWD का भी और आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी किया और PWD वाला सर्टिफिकेट इनवैलिड मिल जाता है, तो फिर PWD वाला जो आपका स्टेटस है वो हटा दिया जाएगा और आपको इस कैटेगरी के लिए कंसिडर कर लिया जाएगा फॉर फ्यूचर राउंड्स, OBC NCL SC ST। फिर वो जो दूसरी बात मैंने बोली कि PWD सर्टिफिकेट तो इनवैलिड मिलता ही है, लेकिन ये वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट भी इनवैलिड मिल जाता है, देन यू विल बी कंसिडर्ड फॉर ओपन कैटेगरी सीट अलॉटमेंट, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर जेंडर का रॉन्ग डिक्लेरेशन मिल जाता है तो ऑब्वियसली सीट कैंसिल होती है और जो आपका करेक्ट डेटा है, जो भी करेक्ट जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको आगे वाले राउंड्स के लिए कंसिडर कर लिया जाता है। वो जो सीट अलॉट हुई है उसको कैंसिल कर दिया जाता है और आगे वाले राउंड्स में जो करेक्टेड जेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट मिल सकता है। सिमिलरली फॉर फॉरेन टैग,
कि फॉरेन रेसिडेंट्स जो हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए जो वो फॉरेन टैग होता है वो भी अगर इनवैलिड मिलता है तो सिमिलरली सीट इज़ कैंसल्ड एंड एलिजिबल एज इंडियन नेशनल ओपन कैटेगरी इन सब्सिक्वेंट राउंड्स फॉर IIT एंड IISc. What if my class 12th results change after choice locking? चॉइस लॉक करने कर दी मैंने, लेकिन क्लास 12th का रिजल्ट मेरा जो है उसमें कुछ चेंज हुआ है. मतलब पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट कि सपोज क्लास 12 जो अपने को पास करना होता है विथ मिनिमम 75% ऑफ मार्क्स, उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाली जो चीज़ है उस क्राइटेरिया में मान लो कोई चेंज हो गया. जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 केसेस. सिनेरियो ए बिकेम इनएलिजिबल, मतलब ये हुआ कि पहले तो मेरे 75% क्रॉस हो रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग रीवैल्यूएशन मैंने मान लो रीवैल्यूएशन करवाया या रीवैल्यूएशन के लिए भेजा और उसके बाद क्या हुआ कि मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो गए एंड नाउ आई बिकेम इनएलिजिबल. पहले मैं एलिजिबल था, नाउ आई बिकेम इनएलिजिबल, नंबर कम हो गए तो वो क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा. उस केस में ऑब्वियसली एनी ऑफर्ड और कन्फर्म सीट विल बी कैंसल्ड. ठीक है, और कैंसिलेशन कभी भी हो सकता है, रिपोर्टिंग के टाइम पे हो सकता है, वेरिफिकेशन के टाइम पे हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कब ये बात उनके सामने आती है कि आप जो है वो क्लास 12th एग्जामिनेशन के बेसिस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करते हो, तो वो कभी भी हो, लेकिन आपकी सीट जो है वो अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी. दूसरा केस इज मोर इम्पॉर्टेंट, यू बिकेम एलिजिबल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. मतलब पहले 75% से कम थे, यू वर नॉट एलिजिबल, आपने रीवैल्यूएशन करवाया और उसके बाद आप एलिजिबल हो गए, यू क्रॉस्ड दैट 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. उस केस में आपको जो कॉन्टैक्ट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है IIT रोड की, उसको इस ईमेल पर नया जो आपका क्लास 12 का सर्टिफिकेट होगा, है ना, उसके साथ ईमेल करना होगा कि नाउ आई एम एलिजिबल फॉर दिस अलॉटमेंट, की सीट मिल सकती है बिकॉज मैंने वो 75% वाला क्राइटेरिया जो है वो क्लियर कर लिया है. तो वो ईमेल लेकिन आपको 4th राउंड खत्म होने से पहले, आई एम नॉट सेइंग इन 4th राउंड, ठीक है, 4th राउंड खत्म होने से पहले, जो जोसा काउंसलिंग का 4th राउंड है उससे पहले ही कभी भी जैसे ही आपके पास हो जाता है कि हाँ अब मैं एलिजिबल हो गया हूँ, पहले नहीं था, तो 4th राउंड खत्म होने से पहले आपका ये ईमेल उनके पास जाना चाहिए. और आगे वाले जो राउंड्स हैं, जो जितने भी राउंड्स बचे हैं, उन राउंड्स में आपको कंसिडर कर लिया जाएगा फॉर सीट अलॉटमेंट, अगर आप 4th राउंड से पहले ये प्रॉपर जो करेक्टेड मार्कशीट है विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड उनको ईमेल कर देते हो. ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि सपोज अगर आपने 75% वाला क्राइटेरिया अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है आपका, या कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैंने रीवैल्यूएशन के लिए भेजा है और उसके बाद हो जाएगा, आपको चॉइसेस लेकिन भर के रखनी है अपनी. जोसा काउंसलिंग के लिए जो चॉइसेस भरनी है ना, वो चॉइसेस वगैरह सब आपको डेडलाइन से पहले भर के रखनी है, बिकॉज आप फ्यूचर राउंड्स में कंसिडर कर लिए जाओगे. तो आपने जो ईमेल वगैरह किया दैट इज ओनली टू चेंज द स्टेटस कि नाउ आई एम एलिजिबल टू टेक अ सीट इन IITs और NITs. ठीक है, बट अगर आपने चॉइसेस ही नहीं भरी होंगी डेडलाइन से पहले तो आपको सीट अलॉटमेंट में कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो चॉइस फिलिंग का जो पोर्टल है ना कि वापस से चॉइस भर सके, वो ऑप्शन वापस से नहीं खुलेगा. ये ध्यान रखना है अपने को. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विल बी कंसिडर्ड, लेकिन देखो नीचे क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइसेस मस्ट हैव बीन फिल्ड बिफोर द डेडलाइन टू बी कंसिडर्ड इन सब्सिक्वेंट राउंड्स. है ना, ये ऑब्वियसली प्रोसेस कंप्लीट करना है, नहीं तो आप एलिजिबल होकर भी आपको कोई सीट नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, I have secured a seat in JOSA after online document verification. I want to participate in CSAB special round. Do I need to pay PAF? ठीक है, अब ये वाली जो PAF फीस थी, ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी के अलावा जो एडिशनल फीस है इस साल जो इंट्रोड्यूस हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी ओवरव्यू में बता रखा है. ये वाली फीस पे करना है कि नहीं करना सर, अगर मैं CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विथ कि 5th राउंड में जो मेरे पास सीट है NIT प्लस सिस्टम में, बिकॉज दिस फी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर NIT प्लस सिस्टम. उस सीट से मैं कम्प्लीटली हैप्पी नहीं हूँ, मैं CSAB राउंड में कुछ बेटर मिल जाए उस बात को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, उस ऑप्शन को. तो रिमेंबर एक सिंपल सा रूल है, आप PAF पे करते हो कि नहीं करते हो, उससे CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करने का कोई रिलेशन नहीं. आप PAF पे करो चाहे ना करो, यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट इन CSAB राउंड. ठीक है, लेकिन किस बेसिस पे डिसाइड करना है, अगर आपने PAF पे करना है कि नहीं करना वो सोचना है, तो 5th राउंड, एट द एंड ऑफ द 5th राउंड जो भी आपके पास NIT प्लस सिस्टम में सीट है, ठीक है, वो सीट एज अ बैकअप ऑप्शन रखना है कि नहीं रखना है, उस बेसिस पे डिसाइड करोगे तुम्हें PAF देना है कि नहीं देना है. समझ गए आप? क्योंकि अगर आपने PAF नहीं पे किया
तो दैट मीन्स कि वो सीट जो आपको 5th राउंड के एंड में आपके पास थी NIT प्लस सिस्टम में, दैट इज कंसिडर्ड टू बी रिजेक्टेड। अब आपके पास बैकअप के लिए कुछ नहीं है। CSAB राउंड में कुछ मिला तो गुड, वो एक्सेप्ट कर लो, नहीं मिला तो आपके पास कुछ भी बैकअप ऑप्शन नहीं है टू फॉल बैक टू। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ कि इस बेसिस पे डिसीजन लेना है कि मैं PAF पे करूं कि नहीं करूं, इस बेसिस पे नहीं कि CSAB राउंड में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। ठीक है, ये PAF फीस ऑब्वियसली आपके फाइनल जब एडमिशन लोगे जिस भी इंस्टीट्यूट की, उसकी एडमिशन फीस में एडजस्ट हो जाएगी। तो इफ़ यू वांट, ये लिखा है ना, येस पे PAF इफ़ यू वांट टू रिटेन योर जोसा सीट, जो आपको 5th राउंड के एंड में NIT प्लस सिस्टम में मिली है उसको रिटेन रखना है कि नहीं, वो तो रखना ही है। कुछ बेटर मिल जाए तो CSAB देखना है, तो आपको येस PAF पे करना है, करेक्ट। और अगर आपको नहीं, मेरे को जो सीट मिली है 5th राउंड के एंड में वो तो नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं CSAB राउंड में ट्राई करूंगा, उसमें देखते हैं क्या मिलता है। नहीं मिला तो आई एम प्रिपेयर्ड कि नहीं, मैं तो एडमिशन नहीं लूंगा, मैं 1 साल और ट्राई करूंगा, ड्रॉप ईयर लूंगा और फिर से प्रिपरेशन करूंगा। अगर ऐसा कुछ है देन यू कैन चूज दिस ऑप्शन कि PAF पे मत करो। क्लियर है, क्योंकि आपको जो सीट मिल रही है दैट इज नॉट अप टू योर सेटिस्फैक्शन, तो ठीक है, उसको छोड़ दो। बट PAF पे करने का पर्पज़ ये नहीं है कि हम CSAB राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएँ या ना कर पाएँ। इट इज़ टू एंश्योर कि भाई जो सीट मिली है वो हमारे हाथ में रहे और CSAB राउंड में कुछ बेटर मिल जाए, देन वी कैन शिफ्ट टू दैट। व्हाट इज प्रिपरेटरी कोर्स? देखो, प्रिपरेटरी कोर्स के लिए भी कई सारी क्वेरीज आ रही हैं। सिंपल सा मैं बता दूं आपको, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स जो होते हैं, इन कैंडिडेट्स के लिए जो IITs में जो सीट्स होती हैं, वो अगर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी कट ऑफ डिसाइड हुई है इन कैटेगरीज के लिए, उस कट ऑफ तक जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, उन स्टूडेंट्स द्वारा अगर ये सीट्स सारी फिल नहीं होती हैं, देयर आर सम सीट्स दैट रिमेन वेकेंट, उनको भरने के लिए इसी कैटेगरी के, मतलब रिस्पेक्टिव कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए थे, उनको प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन का ऑफर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रिपरेटरी कोर्स क्या होता है कि जो इस कैटेगरी की सीट्स IITs में खाली रह जाती हैं, उनके लिए, उनको फिल करने के लिए प्रिपरेटरी कोर्स का ऑफर दिया जाता है। इसमें होता क्या है, आप प्रिपरेटरी कोर्स के लिए भी आपको वैसी चॉइसेस फिल करनी होती है, वो जोसा काउंसलिंग वाले पोर्टल में ही, सब कुछ सिमिलर प्रोसेस है। तो अगर आपको प्रिपरेटरी कोर्स में किसी पर्टिकुलर IIT में कोई ब्रांच ऑफर होती है, ठीक है, और वो जो कॉलेज में आपको ब्रांच अलॉट हुई, उस ब्रांच और उस कॉलेज में पढ़ाई आपकी 1 साल बाद स्टार्ट होगी, मतलब 2027 में। पहले आपको 1 साल प्रिपरेटरी कोर्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और वो किस IIT में पढ़ाया जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसी IIT में पढ़ाया जाए जिस IIT में एक्चुअली आपको सीट अलॉट हुई है। वो जोन वाइज, जैसे वेस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन वाइज एक पर्टिकुलर IIT असाइंड होती है, जो कि उस जोन के सारे IITs के जो प्रिपरेटरी कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्लासेस वहाँ कॉमनली लगती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वेस्टर्न जोन में प्रिपरेटरी कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर हुआ है, उनकी क्लासेस IIT बॉम्बे में लगे। लेकिन IIT बॉम्बे में क्लास लगने का मतलब ये नहीं है कि 1 साल बाद जब वो अपनी BTech कोर्स की जो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे इन देयर अलॉटेड ब्रांच एंड कॉलेज, वो कॉलेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है कि वो कॉलेज कोई और। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि IIT बॉम्बे में ही प्रिपरेटरी कोर्स होगा तो IIT बॉम्बे में ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको बिजनेस रूल्स में भी मिल जाएगा। लेट मी समराइज। प्रिपरेटरी कोर्स होता किन के लिए, वो स्टूडेंट्स जो कि वो सीट्स जो कि इन 3 कैटेगरी सीट्स IITs में खाली रह जाती हैं, उनको फिल करने के लिए प्रिपरेटरी कोर्स ऑफर किया जाता है। उसकी चॉइस फिलिंग वैसे ही होती है जैसे जोसा काउंसलिंग में बाकी लोगों की होती है। आपको किसी भी IIT में कोई ब्रांच अगर अलॉट होती है तो उसमें पढ़ाई 1 साल बाद स्टार्ट होती है। पहले 1 साल आपको बेसिक पढ़ाई करवाई जाती है इन योर जोनल IIT जो असाइन होता है। वो जिस IIT में प्रिपरेटरी कोर्स आप करते हो, मे बी दैट IIT इज डिफरेंट फ्रॉम द IIT इन विच यू आर गोइंग टू स्टडी योर BTech, इन विच यू आर गोइंग टू डू योर BTech। वो डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर दीज कैटेगरी स्टूडेंट्स अनफिल्ड। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। Who can issue the medical certificate required for JOSA 2026? This is also one of the most commonly inquired questions from the students. मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो एनेक्चर 7 में बिजनेस रूल्स में आपको मिल जाएगा। बिजनेस रूल्स की जो PDF आप डाउनलोड करोगे उसमें लास्ट में एनेक्चर 7 में आपको मिल जाएगा। एग्जैक्ट वही फॉर्मेट चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट वैलिड नहीं है, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा के उसको भरना है अपने को। ठीक है, तो वो वाला जो फॉर्मेट है वो आप डाउनलोड कर लो, उसको फिल आउट कर लो, और उसमें जो फाइनल सिग्नेचर या जो इशू किसकी तरफ से होना है, इट शुड बी इश्यूड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, ये ध्यान रखें कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स आर नॉट वैलिड।
उनके थ्रू साइन करवा लिया, भले ही दे आर रजिस्टर्ड डॉक्टर्स बट उनके थ्रू वैलिड नहीं होता है। तो आपका वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट है इट शुड बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो दिस इज रिलेटेड टू मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारे को पॉइंट्स थे। इनमें एक एक पॉइंट पे बहुत कंफ्यूजन होता है एंड देन स्टूडेंट्स क्या है कि वो 3 लोगों से बात करते हैं और 3 लोगों से अलग अलग, मान लीजिए किसी एक से भी अगर अलग आंसर मिल जाता है तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है और उनको डर लगता है कि कहीं अब कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी गलत है। गूगल पे जाके देखते हैं तो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको हो सकता है इस समय कंफ्यूज कर रहे हो। यू कैन रेफर टू देम, होपफुली इससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।